आज हम लोग पांडास मॉड्यूल का डाटा हैंडलिंग मिसिंग डाटा हैंडलिंग पोर्शन कवर करेंगे। प्रीवियस 2 सेशंस में भी हमने पांडा मॉड्यूल्स को देखा था। पांडा मॉड्यूल्स के थ्रू कैसे हम CSV फाइल्स के को हैंडल कर सकते हैं, कैसे रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट करने में पांडा मॉड्यूल कैसे हेल्प करते हैं, वो प्रीवियस 2 सेशंस में हमने समझने की कोशिश की। कैसे उसमें कैलकुलेशन में पांडा मॉड्यूल हमें हेल्प करता है, कैसे हम मैप फंक्शन का यूज़ करके कॉलम्स के डाटा पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। लाइक ग्रेड्स कैलकुलेट करने का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी CSV फाइल में अगर डाटा मिसिंग है तो उसे हैंडल करने के लिए पांडा मॉड्यूल में कौन से फीचर्स हैं और वो कैसे हमें हेल्प कर सकता है किसी भी CSV फाइल्स में मिसिंग डाटा को हैंडल करने में। क्योंकि डाटा जब हम कैप्चर कर रहे हैं तो नॉर्मली जो डाटा कैप्चर किया जाता है या तो मैनुअल प्रोसेस होता है या ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। तो ऑटोमेटेड प्रोसेस में भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ कॉलम्स के डाटा मिस हो जाएं, और मैनुअल प्रोसेस में भी है कि कुछ कॉलम्स के डाटा या तो गलत एंटर हो जाए या एंट्री के टाइम पे वो रॉन्ग वैल्यू एंटर हो जाए। दोनों ही केस में ये पॉसिबिलिटी है कि डाटा मिस हो सकता है या रॉन्ग हो सकता है। किसी भी CSV फाइल को प्रोसेस करने से पहले, क्योंकि हमें उसे मशीन लर्निंग के लिए यूज़ करना है या स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करना है, तो दोनों ही केसेस में हमें क्लीन डाटा चाहिए। क्लीन डाटा का मीनिंग है कि जो डाटा है उसमें नल वैल्यूज़ नहीं होने चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसमें वैलिड डाटा होना चाहिए। एंड थर्ड इज़ विद इन द रेंज होना चाहिए। यानी कि अगर हम एज कॉलम ले रहे हैं तो एज में ब्लैंक्स अलाउड नहीं है। एज में 0 to 99, या अगर हम कहें कि हम कुछ पॉपुलेशन का सर्वे कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली उसमें 0 से लेकर 100 तक की वैल्यूज़ हों। लेकिन अगर उसमें 500 या 300 वैल्यूज़ हैं तो वो इनवैलिड वैल्यूज़ हैं। और अगर एज में नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो वो इनवैलिड वैल्यूज़ हैं। और अगर एज में कोई करेक्टर डाटा है तो वो भी इनवैलिड वैल्यूज़ हैं। एज के लिए जो प्रॉपर रेंज है वो स्पेसिफिक है और वही डाटा वहाँ पर होना चाहिए। अगर 100 200 रोज हैं तो ये पॉसिबल है कि हम उस डाटा को मैनुअली चेक कर लें। बट अगर 100 कॉलम्स हैं और 10,000 रोज हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसे हम मैनुअली चेक कर सकते। ऐसे केसेस में हम पांडा के फीचर्स को यूज करते हैं ऐसे डाटा को हैंडल करने के लिए। आज के सेशन में हम समझेंगे कि कौन से ऐसे फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं पांडा में, जो हमें ये मिसिंग डाटा को हैंडल करने में हेल्प करते हैं। मिसिंग डाटा मीन्स ब्लैंक या नल वैल्यू। तो ऐसे केसेस में हमारे पास यहाँ पर ये कुछ फंक्शंस दिए गए हैं जिसमें इज नल एंड नॉट नल, ये दोनों ही फंक्शन जस्ट डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, नल वैल्यू को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और बाकी के जो फंक्शंस हैं वो नल वैल्यू को रिप्लेस करने में हेल्प करते हैं। यहाँ हमने डिटेक्ट कर लिया और डिटेक्ट करने के बाद हम इसे न्यू वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। और डाटा फ्रेम के डाटा को रो वाइज अगर आपको हैंडल करना है, कॉलम वाइज हैंडल करना है, तो उसमें हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन भी हैं, उनको यूज़ करके हम उसके डाटा को इटरेट कर सकते हैं, यानी कि प्रोसेस कर सकते हैं। एंड फर्दर पांडा में अगर टेक्स्ट डाटा को हैंडल करना है तो टेक्स्ट डाटा को हैंडल करने के लिए हम इनबिल्ट फंक्शंस जो होते हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इन फंक्शंस को यूज़ करके कैसे किसी कॉलम के डाटा को प्रोसेस किया जाता है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है, व्हाट इज दिस मिसिंग डाटा। ये मिसिंग डाटा क्या है और इसके सोर्स का क्या कारण हो सकता है। Data in real world are rarely clean and homogeneous.
इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि सारा डाटा हमें जहाँ पर भी मिले, किसी भी सोर्स से मिले, वो क्लीन हो और कंसिस्टेंट हो। सो उसमें ब्लैंक होने की या इनकंसिस्टेंट डाटा होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है। सो जैसा कि हमने देखा कि कोई भी डाटा है उसे हम जो यूज़ करते हैं, या तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, या फिर प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। सो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हम स्टैटिस्टिकल फंक्शन स्टैटिस्टिकल फंक्शंस की हेल्प हम लेते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया एग्रीगेट फंक्शंस हैं और भी बहुत सारे पी टेस्ट, टी टेस्ट, इस टाइप के फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके हम डाटा के कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। प्रिडिक्टिव एनालिसिस में हम लोग sklearn मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। sklearn मॉड्यूल, तो इस मॉड्यूल को हम देखेंगे कैसे फ्यूचर डाटा को प्रिडिक्ट करने के लिए भी हम इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। सो मेन है कि डाटा को हम इन दो फील्ड्स, डिस्क्रिप्टिव या प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, बट यूज़ करने से पहले आपका जो डाटा है वो क्लीन होना चाहिए एंड होमोजीनियस होना चाहिए। सो दे टेंड टू बी इनकम्प्लीट, डाटा इनकम्प्लीट हो सकता है, नॉइसी हो सकता है, एंड नॉइसी मीन्स इनकरेक्ट डाटा, और इनकंसिस्टेंसी भी वहाँ पर पॉसिबिलिटी है। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ अ डाटा साइंटिस्ट टू प्री प्रोसेस द डाटा बाय फिलिंग द मिसिंग वैल्यूज। सो हमें डाटा को प्रिडिक्टिव एनालिसिस या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करने से पहले हमें मिसिंग डाटा को हैंडल करना होगा। मिसिंग डाटा को हमें हैंडल करना होगा, और मिसिंग डाटा को हैंडल करने के लिए डाटा साइंटिस्ट या डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट या डाटा साइंटिस्ट असिस्टेंट्स का ये जॉब होता है कि कैसे हम मिसिंग डाटा को प्री प्रोसेस कर सकते हैं। सो सोर्सेस ऑफ मिसिंग डाटा, डाटा के मिस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और ये डाटा कैसे मिस हो सकता है। तो ये डिफरेंट कॉजेस हैं जिसके कारण हमारे डाटा के अंदर मिसिंग वैल्यू होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट इज यूजर फॉरगेट टू फिल्ड एंड फील्ड। हमने कोई ऑनलाइन फॉर्म दिया या ऑफलाइन फॉर्म दिया, तो ये ऑनलाइन फॉर्म भी हो सकता है और ऑफलाइन फॉर्म भी हो सकता है। सो ऐसे केसेस में जो यूज़र है उसने फील्ड को ही एंटर नहीं किया, तो अकॉर्डिंगली वो कॉलम हमें ब्लैंक मिल जाएगा। तो ये एक रीज़न है कि हमारा डाटा मिस हो सकता है। सेकंड है डाटा वाज लॉस्ट व्हाइल ट्रांसफरिंग मैनुअली फ्रॉम अ लीगेसी डाटाबेस। हमारे पास कोई लीगेसी डाटाबेस है, लाइक डी बेस या फॉक्स बेस या फॉक्स प्रो, कोई भी पुराना डेटाबेस है, और इस डेटाबेस से हम डाटा को नए डेटाबेस में शिफ्ट कर रहे हैं। सो जब हम इस डाटा को इस नए डेटाबेस में शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एसक्यूएल भी हो सकता है, कोई भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, और इसको हम नए जब डेटाबेस में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी कॉलम को मिस कर दें, क्योंकि ड्यू टू डाटा टाइप एरर, ड्यू टू डाटा टाइप एरर, हमारा कोई कॉलम ट्रांसफ़र ही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे केसेस में कोई भी कॉलम मिस हो सकता है। नेक्स्ट है ड्यू टू प्रोग्रामिंग एरर। हमारे प्रोग्रामिंग एरर के कारण भी वहाँ पर जैसे एक्सेप्शंस अगर से हमने हैंडल नहीं किया है, तो वहाँ पर अकॉर्डिंगली नल वैल्यूज़ के आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है यूजर चूज नॉट टू फिल आउट अ फील्ड टाइड टू देयर बिलीव अबाउट द रिजल्ट वुड बी यूज्ड और इंटरप्रेटेड। और दूसरा है यूजर ने इंटेंशनली किसी फील्ड को फिल ही नहीं किया। यूजर ने इंटेंशनली किसी फील्ड को फिल ही नहीं किया। जैसे अगर हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास फीडबैक के लिए फॉर्म्स मिलते हैं, तो फीडबैक के कॉलम जब हम एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पर हम ईमेल आईडी दे देते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते, अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं देते, मैरिज एनिवर्सरी हम नहीं देते, क्योंकि उनका मिसयूज भी
यूज हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जिन कॉलम्स को आपने मिस कर दिया या फील्ड इंटेंशनली फिल नहीं किया, जब उस फॉर्म से हम डाटा कैप्चर करेंगे तो वहाँ पर भी वो कॉलम्स अकॉर्डिंगली या तो इनवैलिड डाटा होगा या फिर वो ब्लैंक होगा, नल होगा। तो ऐसे केसेस में ये डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, बट ये कोई ओनली रीजंस नहीं है, बहुत सारे अदर रीजंस भी हो सकते हैं जिसके कारण आपका डाटा मिसिंग हो सकता है। सो आपके मिसिंग वैल्यू के टू कैटेगरीज हो सकते हैं। वन इज स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यू एंड सेकंड इज नॉन स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यू। तो अगर कोई कॉलम है और उस कॉलम में अगर NaN है या एम्प्टी स्ट्रिंग है तो हम कह सकते हैं कि ये कॉलम में ब्लैंक है। अगर NaN है या एम्प्टी है तो हम कह सकते हैं ये कॉलम ब्लैंक है। तो इसे हम स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यू कह सकते हैं। दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड के केस में हमने ब्लैंक तो नहीं रखा, बट कोई इनवैलिड डाटा वहाँ पर फिल कर दिया है। सो एज के केस में अगर हमने कहा कि वहाँ पर ब्लैंक एंट्री नहीं हो सकता है तो यूज़र वहाँ पर अकॉर्डिंगली -1 एंटर कर सकता है या -99 एंटर कर सकता है या 1000 एंटर कर सकता है। सो ऐसे केसेस में ये सारे डाटा अगर हम देखें तो ब्लैंक नहीं है, बट ऑल दीज आर नॉन स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यूज। ये सारी की सारी मिसिंग वैल्यूज से कैटेगरीज में आती हैं क्योंकि सारे डाटा स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है, ना ये ब्लैंक है ना ही ये कंसिस्टेंट डाटा है। तो ऐसे केसेस में हमें स्टैंडर्ड डाटा और नॉन स्टैंडर्ड डाटा दोनों को ही डिटेक्ट करना होता है। तो पांडास स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यू को तो डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, बट नॉन स्टैंडर्ड को डिटेक्ट करने के लिए कोई भी इनबिल्ट मेथड नहीं है। एंड इन दिस केस वी नीड अ प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट सच टाइप ऑफ वैल्यूज। तो नॉन स्टैंडर्ड को डिटेक्ट करने के लिए कोई भी इनबिल्ट मेथड नहीं है। इसको डिटेक्ट करने के लिए ड्यू टू एक्सपीरियंस ही आप ऐसे डाटा को सर्च आउट कर पाएंगे, या प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किस फील्ड में किस टाइप की वैल्यू हो सकती हैं। अगर ऐसी वैल्यूज के अलावा कोई वैल्यू है तो वहाँ पर मिसिंग वैल्यू होगा। जैसे एज है, एज मैंने कहा -199 और 1000 नॉन स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यू है। सो हम अगर हम ले रहे हैं क्लास 11th, क्लास 11 का डाटा हम कैप्चर कर रहे हैं और यहाँ पर स्टूडेंट का डिटेल हम ले रहे हैं, लाइक रोल नंबर, नेम एंड परसेंटेज इन प्रीवियस क्लास एंड एज। तो ये डाटा हम कैप्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है वो ये फील्ड्स है, जैसे रोल नंबर 101 ये अजय है और प्रीवियस क्लास का परसेंटेज अकॉर्डिंगली यहाँ पर 78 है और एज अकॉर्डिंगली यहाँ पर 17 स्पेसिफाइड है। सेकंड रिकॉर्ड है 102 और यहाँ पर संजय है और ये परसेंटेज 28 है और एज अकॉर्डिंगली यहाँ पर 18 है। थर्ड है 103 और यहाँ पर विकास है और यहाँ पर परसेंटेज 80 है और एज यहाँ पर 28 है। नेक्स्ट रिकॉर्ड है 104 और यहाँ पर अजीत है और यहाँ पर अकॉर्डिंगली फिर से ये ब्लैंक है, परसेंटेज नहीं है और एज यहाँ पर 18 है। तो आप बता सकते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड में इनकंसिस्टेंट डाटा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कहाँ कहाँ पर इनकंसिस्टेंट डाटा होने की प्रोबेबिलिटी है? सो एज पर राघव, ये जो फोर्थ रो है
ये इनकंसिस्टेंट डाटा की कैटेगरी में आता है। बट ये जो ब्लैंक है, ये क्या है? स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यू। बट अगर आप थर्ड रो में देखें तो यहाँ पर जो 28 है, तो यहाँ पे देखिए, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इनकंसिस्टेंट है, यहाँ पर ये इनकंसिस्टेंट है, यहाँ पर ये इनकंसिस्टेंट है। सो रिकॉर्ड नंबर 2, रिकॉर्ड नंबर 3 एंड रिकॉर्ड नंबर 4, तीनों ही रिकॉर्ड्स में ये इनकंसिस्टेंट डाटा अवेलेबल है। सो इस केस में हम इसको स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं। सो दिस इज एन स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यू। बट इन दोनों ही केस में ये दोनों नॉन इन दोनों ही केस में ये नॉन स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यू है, क्योंकि 28 परसेंटेज प्रीवियस क्लास में हो ही नहीं सकता। अगर 28 है तो वो 11th क्लास में नहीं हो सकता। सो 28 परसेंटेज अगर प्रीवियस क्लास में आ रहा है तो वो पास ही नहीं हुआ होगा, तो 11th क्लास में कैसे हो सकता है? तो ये जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा हम यहाँ पे क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कैसे हम नॉन स्टैंडर्ड डाटा को हैंडल करें। तो ब्लैंक है, ऐसे डाटा को तो हैंडल करने के लिए पाइथन के पास या पांडा के पास इनबिल्ट फंक्शन है, बट नॉन स्टैंडर्ड डाटा को हैंडल करने के लिए आपके पास अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड फर्दर ऐसे डाटा को फिल्टर आउट करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी की ज़रूरत भी पड़ेगी। सो मिसिंग डाटा को हैंडल करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर ग्राफिकल कैपेबिलिटीज़ की भी हेल्प ले सकते हैं। So missing values can be hidden from us, and by hidden means replaced by some other values beside nan. nan के अलावा other values भी यहाँ पर हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर जैसे एज का डाटा है, यहाँ पे हम ले रहे हैं जस्ट एज का डाटा, और एज के डाटा को हम यहाँ पर ये सी बॉर्न ग्राफ के थ्रू प्लॉट करके देख रहे हैं। क्या इस पर्टिकुलर कॉलम में, जैसे यहाँ पर हम अगर एज कॉलम ले लेते हैं, तो एज कॉलम के बेस पर यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट हमने प्लॉट किया है, यानी कि एक हिस्टोग्राम प्लॉट किया है, और हम देखना चाहते हैं कौन कौन से नॉन स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यूज़ हमारे पास हैं, और क्या क्या उनकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सो हमने जब एज को यहाँ पर प्लॉट किया तो यहाँ पर जो हमारा जो डाटा है ये ज़ीरो दिस ऑनवर्ड, ज़ीरो से लेकर आगे तक का जो डाटा है ये वैलिड डाटा है। दिस इज एन वैलिड डाटा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डाटा है इसके बेस पर जो ग्राफ हमें बन रहा है ये एक नॉर्मल ग्राफ है, नॉर्मल ग्राफ। और यहाँ पर कुछ वैल्यूज इस पर्टिकुलर पोजीशन पर हैं और कुछ वैल्यूज इस पर्टिकुलर पोजीशन पर हैं। तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज एक्चुअली -99 एंड दिस वन इज -1। तो हमारे यहाँ पर कुछ वैल्यू -1 पे भी हैं और कुछ वैल्यूज के साथ -99 भी एसोसिएटेड है। सो -1 और -9 अदर देन NaN है। अगर NaN होगा तो इसको हम स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं, स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं। बट 99 -99 और -1 दोनों ही नॉन स्टैंडर्ड की कैटेगरी में होगा। सो जस्ट बाय प्लॉटिंग दिस डाटा हमें यहाँ पे एक इमेज आ गया कि बहुत सारे ऐसे डाटा हैं जिसके अंदर -99 वैल्यूज़ दी गई हैं, और बहुत ही कम डाटा है जिसमें -1 है। बट ये और ये डाटा, ये दोनों ही डाटा नॉन स्टैंडर्ड मिसिंग डाटा को रिप्रेजेंट
करते हैं। तो इन दोनों ही डाटा को हमें फ़िल्टर आउट करना होगा या इन्हें एक वैलिड डाटा से आप रिप्लेस कर सकते हैं। सो इसी केस में अगर हम लें तो यहाँ पर ये दोनों ही डाटा 28 और ये 28, ये दोनों ही डाटा इनवैलिड है। बट ये क्या हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाटा है और ये दोनों ही ये स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यू है, नॉन स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यू है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि ये रो 2 में इस सेल को किससे रिप्लेस करें, रो 3 में इस सेल को किससे रिप्लेस करें, या रो 4 में इस ब्लैंक को किससे रिप्लेस करें? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्योंकि ये ब्लैंक मिसिंग तो है और ये जहाँ कैप्चर हुआ होगा वहाँ हम जा नहीं सकते, क्योंकि हम एज ए डाटा साइंटिस्ट हम हेडक्वार्टर में बैठे हैं और हमारे पास डाटा है। तो अब हमें यहाँ पर एज ए स्टैटिस्टिशियन ये जस्ट अज्यूम करना होगा कि यहाँ पर क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताएं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पे ये 28 है, सेकंड पॉइंट पे भी ये 28 है और थर्ड पॉइंट पे ये ब्लैंक है। तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है और यहाँ क्या हो सकता है? 1 2 3, क्योंकि फर्स्ट वन ये आपका परसेंटेज है और ये एज है। क्योंकि एग्जैक्ट आप चेक नहीं कर सकते जब तक आप सोर्स पे नहीं जाएंगे। तो आप एज ए डाटा साइंटिस्ट इस डाटा को अगर करेक्ट करना है तो क्या करेक्ट करेंगे यहाँ पे, ताकि ये वैल्यूज वैलिड हो जाएं, ताकि ये वैल्यूज वैलिड हो जाएं? तो क्या करेक्शन आप करेंगे? ओके, एज पर राघव, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 79, क्योंकि 78 है और ये 80 है। तो या तो ये ह्यूमन एरर हो सकता है, यहाँ पर 78 ही होगा, बट ड्यू टू डाटा एरर इस 78 को हमने 28 कर दिया होगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा हम यहाँ क्या कर सकते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट का अकॉर्डिंगली एवरेज वैल्यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और सेकंड केस में ये जो 28 लिखा है, अगेन इसकी जो पॉसिबिलिटी है ये या तो 18 हो सकता है, या फिर बाकी के जो डाटा हैं उनका एवरेज हो सकता है, या फिर मोस्ट रिपीटेड जो वैल्यू है वो हो सकता है। तो इस केस में इसे भी हम 18 से रिप्लेस करेंगे। तो 18 से रिप्लेस करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, या तो मोड यूज़ कर लेंगे, या तो मीन यूज़ कर लेंगे, या हम मीडियन यूज़ कर लेंगे, या प्रीवियस या नेक्स्ट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। थर्ड केस में ये ब्लैंक है और इस ब्लैंक को भी हम 78, 79 या 80 से रिप्लेस कर सकते हैं। सो इस केस में ये एक जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक आप इस डाटा को इस डाटा से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आपको कह रहा है कि ये 28 यहाँ इनवैलिड है और ये या तो ह्यूमन एरर है एट द टाइम ऑफ डाटा एंट्री। सो इसे रिप्लेस करने के लिए या तो हम एवरेज ले सकते हैं, या फिर प्रीवियस या नेक्स्ट वैल्यू को यहाँ कंसिडर किया जा सकता है। और ये ब्लैंक है और ये मोस्ट प्रोबेबली अगेन ड्यू टू ह्यूमन एरर है, और यहाँ पर प्रीवियस परसेंटेज को भी लिया जा सकता है या एवरेज परसेंटेज को भी लिया जा सकता है। सो हमने यहाँ पे देखा कि ये थ्री पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड है उसको हमने वैलिड वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू बट दिस इज एन अप्रोप्रिएट वैल्यू। ये वैलिड वैल्यू नहीं है, अप्रोप्रिएट वैल्यू है। तो अप्रोप्रिएट वैल्यूज को अगर आप लगाते हैं कहीं पे भी अज्यूम करते हैं, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो 100% तो एक्यूरेट नहीं होगा, बट वो 90%, 95% एक्यूरेसी के साथ आपके पास रिजल्ट आ सकता है। सो हमें स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों टाइप के डाटा को हैंडल यहाँ पर करना होगा, और इसके लिए हम डिफरेंट फंक्शंस की हेल्प ले सकते हैं। सो अब हम देखने जा रहे हैं, यहाँ पर देखा जैसे हमने यहाँ
ये ग्राफिंग मेथड्स का यूज़ करके भी हमने चेक किया कि कितने डाटा ऐसे हैं जो नॉन स्टैंडर्ड डाटा यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो -1 और -99 पे हमने देखा कि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, यानी कि बहुत सारे ऐसे डाटा हैं जहाँ पर मिसिंग यानी नॉन स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यू यहाँ पर गिवन है। So next is how Panda can be used to handle such and values. So in Panda, missing data is represented by two values. दो ऐसे वैल्यू है जिसे हम स्टैंडर्ड डाटा कह सकते हैं, एंड दिस इज नन एंड NaN. NaN is an एक्रोनेम फॉर द नॉट अ नंबर, और ये नॉट अ नंबर जो NaN है ये एक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, इसलिए इसे फ्लोट वैल्यू भी कंसिडर किया जाता है। सो दिस इज एन स्पेसिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, और नन मीन्स वहाँ पर कोई भी वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है। सो पांडा ट्रीट एन नन एंड NaN एज ए मिसिंग वैल्यू, और इस वैल्यू को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये दो फंक्शंस हैं। सो दिस टू फंक्शंस एबल टू डिटेक्ट द नन एंड NaN, and this functions help us to replace this standard missing values. So this is an standard missing values, and just to find it and replace it we have this function. तो करेक्ट करने के लिए, ये डिटेक्ट करने के लिए फंक्शन हो गया, और ये करेक्ट करने के लिए फंक्शंस हमारे पास हो गए। तो ये फंक्शंस करेक्ट करने में कैसे हेल्प करते हैं, इसे अब हम वन बाय वन देखते हैं। तो दिस फंक्शंस नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। सो सपोज यहाँ पर हमने जस्ट एक डिक्शनरी प्रिपेयर किया है, और इस डिक्शनरी के बेस पर हम एक डाटा फ्रेम प्रिपेयर कर ले रहे हैं। सो इन दिस केस वी हैव जस्ट क्रिएटेड दिस डाटा फ्रेम, और ये डाटा फ्रेम में ये हमारे पास डाटा है, क्योंकि ओरिजिनल डाटाबेस में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने एक वर्चुअल डाटा फ्रेम क्रिएट किया है जिसके अंदर हमारे पास ये NaN, तो ये NaN जो मैंने आपको बताया था ये NumPy में डिफाइंड है। सो अगर NumPy लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पर np.nan का यूज़ करके ये NaN नल वैल्यू जनरेट यहाँ आप कर सकते हैं। सो इन दिस केस ये 3 स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यूज हैं, और यहाँ पे आपने जस्ट डाटा फ्रेम डॉट इज नल किया तो आपके पास ये एक टेबल फॉर्मेट में वैल्यूज आ गई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ट्रू हैं। इट मीन्स यो लोकेशंस है जहाँ पर ये नल वैल्यू एग्जिस्ट करता है, यो पोजीशंस है जहाँ पर ये नल वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप इस डाटा फ्रेम को प्रिपेयर करेंगे और अकॉर्डिंगली इज नल फंक्शन यूज करते हैं तो ये आपको हेल्प करता है कैसे इन नल वैल्यूज को डिटेक्ट किया जा सकता है। सो अगर हम एक डाटा फ्रेम ले लें और यहाँ पर सेम डाटा फ्रेम क्रिएट करना हो, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग हम यहाँ पे इसका कोड देख लेते हैं। और यहाँ से ही इस डाटा को कॉपी कर लेते हैं ताकि इसे सो यहाँ पर हमारे पास ये डाटा फ्रेम है, और इस केस में अब हमें चेक करना है कितने नल वैल्यूज़ हैं, कहाँ कहाँ पर नल वैल्यूज़ है।
तो यहाँ पर ये जस्ट हमें बता रहा है कि ये वो पोजीशंस हैं जहाँ पर नल वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। सो नल वैल्यूज कितनी हैं? डी एफ डॉट इज नल डॉट सम। तो हमने सम किया तो ये आ गया कि फर्स्ट स्कोर जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर एक नल वैल्यू है, सेकंड कॉलम है इसके अंदर भी एक नल वैल्यू है, थर्ड कॉलम है इसमें भी एक नल वैल्यू है। क्योंकि जो ट्रू होता है उसकी वैल्यू 1 होती है और जो फॉल्स होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो 0 प्लस 1 प्लस 0। सो इन सभी वैल्यूज को अगर हम ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंगली ये यहाँ पर 1 शो करेगा। और अगर हमें टोटल फाइंड आउट करना है, टोटल नल वैल्यूज कितनी हैं, तो फर्दर आप यहाँ पर सम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि टोटल 3 नल वैल्यूज यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। सो आउट ऑफ दिस डाटा फ्रेम टोटल 3 ऐसी वैल्यूज हैं जो यहाँ नल हैं। सो इन दिस केस अगेन, जैसा कि हमने इज नल फंक्शन को देखा था, यहाँ पर इज नल का जस्ट अपोजिट नॉट नल फंक्शन स्पेसिफाइड है। और नॉट नल के केस में जहाँ पर नॉट नल होगा वहाँ पर ट्रू है और जहाँ नल होगा वहाँ पर फॉल्स वैल्यू शो कर रहा है। सो एज पर योर नीड आप इज नल या नॉट नल फंक्शन को यूज कर सकते हैं। सो इस केस में अगर हम लिखते हैं डी एफ डॉट नॉट नल, सो इस केस में हमारे पास ये यो फंक्शंस आके जहाँ पर नल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये फॉल्स वो वैल्यू है जहाँ नल है और बाकी ट्रू मीन्स जहाँ नॉन नल वैल्यूज हैं। और फर्दर अगर आपको चेक करना है कि कहाँ पर नॉन नल वैल्यूज ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पर अगेन डॉट सम फंक्शन को यूज़ किया जा सकता है और यहाँ देख सकते हैं कि टोटल नॉन नल वैल्यूज कितनी हैं और इज नल से टोटल नल वैल्यूज कितनी हैं, दोनों ही काउंट हो सकती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, अभी तक हमने जो दो फंक्शन देखे नल और नॉट नल, वो दोनों ही नल वैल्यूज को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, वो उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नल वैल्यूज हैं। अब इस नल वैल्यू को किससे रिप्लेस करें, इसे हमें रिप्लेस करना है। तो इसे रिप्लेस करने के लिए हमारे पास फिल एन ए फंक्शन है। फिल एन ए फंक्शन है जहाँ पर हम कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे और ये जो भी स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यूज हैं उसे उस पर्टिकुलर वैल्यू से वो रिप्लेस कर देगा। तो जितने भी यहाँ पर नल वैल्यू हैं उसको यहाँ पर 0 से रिप्लेस कर दिया गया है। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 से ही रिप्लेस किया जाए, हम यहाँ -1, -99 या मीन कैलकुलेट करने के बाद या मोड कैलकुलेट करने के बाद भी वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं ताकि हम स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यूज़ को हटा सकें। सो स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यूज़ को हम फिल एन ए फंक्शन से इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे डी एफ डॉट सम अगर हम करते हैं तो यहाँ पे जो ये सम आ रहा है ये जस्ट नॉन नल वैल्यूज का ही आ रहा है, नल वैल्यूज को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है। तो ये नल वैल्यूज जो हैं इसे अगर हम किसी वैलिड वैल्यू से रिप्लेस कर दें तो हमारा जो रिजल्ट है वो मोर एक्यूरेट हो सकता है। बट इस नल वैल्यू को हम किस से रिप्लेस करें? सो रिप्लेस करने के लिए हमारे पास अगर हम उस नल को करंटली 0 में या -1 में या 99 -99 में रिप्लेस करना चाहते हैं ताकि उसे फर्दर डाटा करेक्शन प्रोसेस में इजीली डिटेक्ट किया जा सके, क्योंकि जो भी -1 या -99 है वो एक मिसिंग वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने नल को -1 या -99 या 0 से या मीन या मोड से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिल एन के केस में जो वैल्यू आप स्पेसिफाई करेंगे जस्ट उस पर्टिकुलर वैल्यू से आपका नल वैल्यू रिप्लेस हो जाता है।
एंड इन दिस केस फिर से ये सेम केस है जिसमें ये नल यहाँ पे गिवन है, और अब की बार हमने फिल एंड में मेथड यूज किया है पैड। सो पैड के केस में जो भी प्रीवियस वैल्यू होगी, जो भी प्रीवियस वैल्यू होगी उससे ये नल वैल्यू रिप्लेस हो जाती है। सो इस केस में हमने क्या किया, उसे कोई भी रैंडम डाटा की जगह, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये 90 है और ये भी 90 हो सकता है। सो ऐसे केसेस में यहाँ पर डैश हो सकता है, और डैश को ये एन एन यानी कि नल कंसिडर कर रहा है। तो हम प्रीवियस वैल्यू को जस्ट यहाँ पे अगर रिप्लेस करना चाहते हैं, मीन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, मोड से भी रिप्लेस कर सकते हैं, मीडियन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बट फिल एन ए मैथड में ये क्या प्रोवाइड करता है, जो भी प्रीवियस वैल्यू होगा उसी से रिप्लेस कर देगा। तो जो फर्स्ट वैल्यू है, अगर इस केस में देखें तो इसका प्रीवियस वैल्यू कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये वैल्यू आपका रिप्लेस नहीं होगा। तो बाकी का जो डाटा है वो अ, उसी डाटा के प्रीवियस सेल के बेस पर रिप्लेस हो चुका है, बट ये वैल्यू रिप्लेस नहीं हुआ। सो हमने मैक्सिमम वैल्यू को एग्जिस्टिंग डेटाबेस की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, और जस्ट केवल एक वैल्यू है जिसके लिए हम कोई कैलकुलेशन बेस्ड डाटा रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी की वैल्यूज को हमने जो प्रीवियस वैल्यूज हैं या नेक्स्ट वैल्यूज हैं उनके बेस पे रिप्लेस कर दे रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास है बी फिल। बी फिल के केस में जो नल वैल्यू है, इससे पहले जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसी से हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। बट इस केस में अब इससे पहले कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो अगेन इस केस में भी ये रिप्लेस नहीं हो पाया है, और इसे रिप्लेस करने के लिए हमें फिल एन में कोई फिक्स वैल्यू स्पेसिफाई करनी होगी। तो फिल एन के केस में क्या थ्री मेथड्स कौन से हैं? फर्स्ट, इसमें कैलकुलेटेड वैल्यू स्पेसिफाई की जा सकती है। पैडिंग मेथड, इसमें प्रीवियस वैल्यू को हम ले सकते हैं, और बी फिल मेथड जिसमें नेक्स्ट वैल्यू के बेस पर हम यहाँ पर अपडेशन कर सकते हैं। तो अगर नल वैल्यू है तो उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको फिल करने के लिए या तो हम फिक्स वैल्यू स्पेसिफाई कर दें, या मेथड में बी फिल या पैड मेथड स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो बी फिल या पैड मेथड, इन दोनों ही मेथड के बेस पर हम एग्जिस्टिंग कंटेंट में से ही प्रीवियस से नेक्स्ट वैल्यू के बेस पर किसी भी सेल को रिप्लेस किया जा सकता है। बाकी की जो नल रह जाएंगे, जो सबसे टॉप पे हैं या सबसे लास्ट में है, ऐसे सेल को हम फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे पहले हमने पैड कर लिया, तो पैड से सारा डाटा रिप्लेस होगा, हो गया, अब ये रिप्लेस नहीं हुआ है। तो इसे रिप्लेस करने के लिए अब हम यहाँ पर फिर से बी फिल के साथ रन कर देंगे, तो अकॉर्डिंगली ये जो 40 है ये इस यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। सो पहले हमने नेक्स्ट सेल के बेस पर रिप्लेस कर दिया, बाद में हम बी फिल का यूज करके इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, जिससे हमारा सारा डेटाबेस में जितने भी नल हैं वो एक वैल्यूड वैल्यू से रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ पर मीन या मोड कैलकुलेट करके भी रिप्लेस करना पॉसिबल हो सकता है। सेकेंड फंक्शन है रिप्लेस। सेकेंड फंक्शन है रिप्लेस। रिप्लेस के केस में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी नल है, जो भी नल है, कोई जरूरी नहीं नल, बट हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को न्यू वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये इस पोजीशन पर रिप्लेस हो जाएगी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नल वैल्यू को ही रिप्लेस करना है। हम चाहते हैं कि जो भी 1000 है उसे 50 से रिप्लेस कर दें, या जो भी 100 है उसे 40 से रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पर टू रिप्लेस, इसमें किस वैल्यू को किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो ये जो वैल्यू स्पेसिफाई किया है अकॉर्डिंगली इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। इन प्लेस ट्रू मीन्स एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम में ही हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो इन प्लेस ट्रू मीन्स एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम में ही हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अगर हम इन प्लेस ना लिखें तो क्या होगा, और लिखते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, आज फिर से इसे चेक करके देख लेते हैं। तो ये डाटा फ्रेम हमारे पास है, डाटा फ्रेम डॉट रिप्लेस। अब यहाँ पे दो वैल्यूज हमें स्पेसिफाई करनी है। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास ये NaN,
और इस NaN को हम -99 से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर NaN नॉट डिफाइंड है और इसका रीज़न क्या है? NaN डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर सकते, बट ये एक नमपाई का कांस्टेंट है। सो यहाँ पे अगर आप NaN यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो भी नल वैल्यू है उसे हमने 99 से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रिप्लेस होकर के आ गया। अब क्या हम डेटाबेस में चेक करें तो डेटाबेस में देखिए फिर से वो एज इट इज़ है। यहाँ पे जस्ट उसने रिप्लेस किया, वो एक व्यू है, उसे रिप्लेस करके नया कॉपी आपको जस्ट शो किया, न्यू कॉपी। एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम एज इट इज़ है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। हम यहाँ पे numpy इंपोर्ट करके यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसी के बेस पर आपका डाटा यहाँ रिप्लेस हो जाता है। सो इस केस में अगर रिप्लेस करना है तो या तो इसे इन प्लेस ट्रू कर दीजिए या फिर df1 इक्वल टू दिस। तो df1 में अगर हम देखें तो मॉडिफाई हो गया, df में देखें तो मॉडिफाई नहीं हुआ। यानी कि रिप्लेस करने के बाद जो नया व्यू बना था उसे आप एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम पे भी ओवरराइट कर सकते हैं और नए डाटा फ्रेम पे भी कर सकते हैं। बट अगर हम एग्जिस्टिंग में ही करना चाहते हैं तो हम यहाँ df1 की जगह df स्पेसिफाई कर दें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो इन प्लेस ट्रू किया तो अब हमें असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम में वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। तो इन प्लेस ट्रू मीन्स जिस डाटा फ्रेम का कॉपी हमने लिया है रिप्लेस करने के लिए, उस ओरिजिनल डाटा फ्रेम में ही हमें ये अपडेशन करनी है। तो आप इन प्लेस ट्रू करके ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरपोलेट। तो अभी तक हमने देखा दो मेथड, fill NA एंड इंटरपोलेट। ये दो fill NA एंड रिप्लेस, ये दो मेथड्स अभी हमने देखे। यहाँ पर जो भी वैल्यू हम स्पेसिफाई करेंगे उसके बेस पर रिप्लेस हो रहा है। इंटरपोलेट मेथड में इनबिल्ट मेथड यूज होता है, एल्गोरिथम यूज होता है जिसके बेस पर ये डाटा रिप्लेस किया जाता है। जैसे इस केस में देखें तो ये नल है, ये नल है, ये भी नल है, ये भी नल है, ये भी नल है, ये भी नल है। सो यहाँ पर इंटरपोलेशन में हमने मेथड यूज किया है लीनियर, मेथड यूज किया है लीनियर एंड डायरेक्शन है फॉरवर्ड। सो जो लीनियर मेथड है वो क्या कहता है कि जो प्रीवियस डाटा है, नॉट द जस्ट प्रीवियस, ऑल द प्रीवियस डाटा, ऑल द प्रीवियस डाटा, इसके बेस पर what is the possibility of the next value, what is the possibility of the नेक्स्ट वैल्यू। तो जितने भी प्रीवियस हिस्ट्री डाटा हमारे पास अवेलेबल है, इन सभी डाटा को कंसीडर करते हुए उसने बताया कि क्या पॉसिबिलिटी है इस वैल्यू के होने की। तो एज पर द साइंटिफिक मेथड, जो स्टैटिस्टिकल मेथड है लीनियर मेथड, इसके अकॉर्डिंग यहाँ 3 हो सकता है। तो इस मेथड के बेस पर कैलकुलेट करके हमने इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर ये फर्दर फिर से वैल्यू है हमारे पास, जिसमें 2 है, 54 है, 3 है। तो अगेन इन वैल्यूज के बेस पर क्या पॉसिबिलिटी है इस वैल्यू के होने की। तो इस वैल्यू के बेस पर अगेन इसे 3 से रिप्लेस कर दिया। एंड सिमिलरली इन दिस केस प्रीवियस टू वैल्यूज, इन दोनों वैल्यू के बेस पर क्या पॉसिबिलिटी है इस वैल्यू के होने की। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली ये 9.5 से रिप्लेस हो गया।
सिमिलरली यहाँ पर ये वैल्यूज हैं, तो इन दोनों वैल्यूज के बेस पर पहले ये कैलकुलेट हो गया, फिर ये कैलकुलेट हो गया। सो इन दोनों वैल्यूज के बेस पर हमने कैलकुलेट कर लिया, बट ये जो फर्स्ट वैल्यू है इससे प्रीवियस हिस्ट्री डाटा तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये डाटा अकॉर्डिंगली कैलकुलेट नहीं हुआ। सो इंटरपोलेट, इंटरपोलेट को आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादा साइंटिफिक मेथड है जिसके बेस पर आप नल वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। तो प्रीवियस जितने भी हिस्ट्री डाटा है उसके बेस पर इसे ये कैलकुलेट करता है। और ये डायरेक्शन क्या है? फॉरवर्ड। सिमिलरली आप डायरेक्शन बैकवर्ड भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो अगर बैकवर्ड स्पेसिफाई करेंगे तो अकॉर्डिंगली लास्ट वैल्यूज को कंसिडर नहीं करेगा, नेक्स्ट वैल्यूज के बेस पर प्रीवियस वैल्यू को कैलकुलेट करता है। तो जैसे यहाँ डायरेक्शन फॉरवर्ड है, ऐसी डायरेक्शन रिवर्स भी हो सकता है। सो ये थ्री डिफरेंट मेथड्स हमने देखे जिसके बेस पर हम डाटा को करेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने देखा वो है इज नल, नॉट नल, इज नल एंड नॉट नल। सो इज नल नॉट नल के केस में डिटेक्ट जस्ट हम यहाँ कर रहे हैं। और अब हम करेक्ट करने के लिए जो हमने यूज किया वो क्या किया? फिल एन, रिप्लेस एंड इंटरपोलेट। ये थ्री डिफरेंट मेथड्स हमने करेक्शन के लिए यूज किया। तो डिटेक्ट एंड करेक्ट करने के लिए ये डिफरेंट मेथड्स है जिसे हमने देखा। बट अगर कोई रिकॉर्ड है जिसमें जैसे ये कॉलम है, इसमें सारी वैल्यूज ही नल है, या फिर ऐसा एक फोर्थ रिकॉर्ड है जिसके अंदर ये नल है, ये भी नल है, ये भी नल है और ये भी नल है। तो अगर इस रिकॉर्ड में सारी वैल्यूज ही नल हैं तो क्या इन वैल्यूज को किसी वैलिड वैल्यू से रिप्लेस करना बेटर है क्या? अगर हम इस वैल्यू को ऐसे ही 4, 5, 6, 7, 4 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसमें सारा ही नल है, तो इन वैल्यूज को अगर हम किसी वैलिड वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो एक तरीके से वो गार्बेज डाटा क्रिएशन हुआ, डमी रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करना हुआ। तो ऐसे रिकॉर्ड्स को, ऐसे रोज को या ऐसे कॉलम में जिसमें मैक्सिमम नल हो, उनको डिलीट कर देना ही बेटर होगा। अगर ऐसा कोई कॉलम है जिसमें जैसे कोई रो है जिसमें सारा नल हो, ऐसा कोई कॉलम है जिसमें 90% डाटा नल हो, तो इट्स बेटर टू ड्रॉप दैट कॉलम। उन कॉलम को या उन रोज को हम डिलीट कर दें, वही बेटर होगा। सो ऐसे केसेस में हमारे पास ये फंक्शन है ड्रॉप एन ए, ड्रॉप एन ए। सो ड्रॉप एन ए के केस में वो सारे रोज या सारे कॉलम्स ड्रॉप हो जाते हैं जिसमें नल एग्जिस्ट करता है। तो ड्रॉप आने के केस में बाय डिफॉल्ट उसने हर उस कॉलम को रिमूव कर दिया या उस रो को रिमूव कर देगा जिसके अंदर नल वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास जस्ट एक रो रह गया, थर्ड रो। सो बाय डिफॉल्ट इसने रो विथ ऑल वैलिड वैल्यूज, केवल उसी रो को रखा है जिसमें सारी वैल्यूज वैलिड हैं। बाकी सारे रो जिसमें अगर एक नल है या मल्टीपल नल है, उन सभी रोज को उसने डिलीट कर दिया। आपके पास जस्ट एक सिंगल रो यहां पर रह गया, ड्रॉप एन। सिमिलरली यहां पर आपके पास है ड्रॉप एन ए ऑल। अभी करेंटली रो वाइज चेक कर रहा था, ऑल मीन्स अगर सारी वैल्यू नल हो, अगर सारी वैल्यू नल हो तभी उसे डिलीट करना है, अदरवाइज डिलीट नहीं करना है। अगर सारी वैल्यूज नल हो, केवल उसी केस में उसे ड्रॉप करना है, अदरवाइज उसे ड्रॉप नहीं करना है। अगर एक वैल्यू नल है या दो वैल्यू नल है तो उसे डिलीट नहीं करेगा। अगर सारी वैल्यूज नल हैं तभी वो डिलीट होगा।
तो ड्रॉप एन ए में हम हाउ इक्वल टू ऑल स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये टू डिफरेंट मेथड देखा, ड्रॉप एन ए एंड ड्रॉप एन ए हाउ इक्वल टू ऑल। नेक्स्ट है ड्रॉप एन ए में हमने एक्सेस वन स्पेसिफाई किया। इट मीन्स एक्सेस का भी कॉलम इसमें अवेलेबल है। तो इस केस में अगर हम देखें तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस क्या है, जीरो। जीरो मीन्स रो वाइज, जीरो मीन्स रो वाइज। तो एक्सेस जीरो मीन्स रो वाइज, हर रो में डाटा चेक कर रहा है। और इस केस में भी अगर हम देखें तो हमारा एक्सेस क्या है, जीरो। तो रो वाइज चेक करना है और हर रो में अगर सारे कॉलम्स अगर जीरो हों तो उस रो को डिलीट कर दिया जाए। तो इस केस में एक्सेस वन मीन्स कॉलम वाइज। अब कॉलम वाइज चेक करना है, तो अब रो में चेक नहीं कर रहा है, उस कॉलम को चेक कर रहा है जिस कॉलम में अगर एक भी नल हो तो उस कॉलम को उसने रिमूव कर दिया। तो केवल यही एक ऐसा कॉलम है जिसके अंदर सारी वैलिड वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। एक ही कॉलम ऐसा है जिसके अंदर सारी वैलिड वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो अकॉर्डिंगली इस कॉलम को हम कंसिडर कर सकते हैं और बाकी के सारे कॉलम्स हमने रिमूव कर दिए हैं। ये डाटा फ्रेम
तो इस केस में अब हमारे पास ये इटरेटिव रो, इटरेट रो में फर्स्ट रिकॉर्ड है, नेक्स्ट रिकॉर्ड है, नेक्स्ट रिकॉर्ड है, इन रो वाइज, रो वाइज हम अगर रो वाइज अगर हम इस डाटा को इटरेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हर रो का डाटा यहाँ पर अकॉर्डिंगली रो वाइज ये डाटा यहाँ पर पर्टिकुलर इसको हम बोलते हैं आईडी, आईडी नंबर ऑफ द रो, और ये बाकी सारा आपके पास वैल्यू, तो दिस इज द वैल्यू। तो दो वैल्यूज आपको मिलती है, आईडी द वैल्यू, तो पढ़ेंगे दिस इज द आईडी रिमेनिंग द, तो आईडी और वैल्यू अकॉर्डिंग पर डिस्प्ले कर सकते हैं वन बाय वन। इसलिए अगर तो सेम डाटा फ्रेम हमारे पास है, और इस केस में अगर हम सेम इस मेथड को यूज करें तो फॉर पी इन पी एफ डॉट इटरेट रो, तो ये हमारे पास डाटा फ्रेम है, और इसके अंदर ये वैल्यू तो ये एज ए टपल है, इस टपल में फर्स्ट टपल है, सेकंड टपल है, थर्ड है, फोर्थ टपल, और यहाँ पे हमारे पास टाइम पर आ जाएगा। तो इस टपल में से ये फर्स्ट आईडी है, और सेकंड आपका कंप्लीटेड सीरीज, सीरीज में जो भी डाटा आपका चेक करना हो ये आप कर सकते हैं। हमारे पास ये तो हेडिंग है, केवल हेडिंग है इसके अंदर है, बट दिस इट विल नेम डिक्लेयर बोथ है नेम डिक्लेयर्स ब्लू वाइट डाटा। Then, so one by one row that देना हो और करना हो तो भी यहाँ पे पॉसिबल है, just कर सकते हैं। अदरवाइज इस टाइप के पॉसिबिलिटी तो अवेलेबल कंपनी है, अगर आप प्रीवियस वो प्रोग्रामिंग मेथड अगर आप यूज कर रहे हैं जहाँ आप फ्लैट फाइल को हैंडल कर, बट जो भी जो आप इस कोड रूप से हो सकता है वो आप डाटा में डायरेक्टली कर सकते हैं लेकिन तक नहीं। जैसे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एम सी है, एम सी है, एम टेक, उसे सर्च करने की बुलियन फीचर भी है, इजीली तहका डेटा सोल्यूशन के जा सकते हैं। हाँ, आपको स्पेसिफिकली कोड रूप को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट इवन अगर आप डाटा फ्रेम है और उसे आप रो वाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये मेथड है रो। सिमिलरली क्रिएट आइटम्स, क्रिएट आइटम्स के केस में कॉलम वाइज डाटा, कॉलम वाइज पहले तो रो वाइज डाटा मिलता था और अब आपको यहाँ कॉलम वाइज डाटा मिलता है। तो हर कॉलम के डाटा को आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर पर ई एंड वैल्यू, ई एंड वैल्यू यानी कि कॉलम का नाम और कॉलम की वैल्यू, कॉलम का नाम और कॉलम की वैल्यू, और टू पार्ट्स में डाटा आपको मिलता है। ये ठीक है। तो ये आपके पास सब फॉर्मेट में वो वाइज डाटा में एक कॉलम का नाम है और एक कॉलम की वैल्यू, कॉलम का नाम और कॉलम की वैल्यू कॉलम का सारा है, ऊपर हेडिंग है और वो हर कॉलम का सारा डाटा चिन्हित हुआ है। तो ये दो हमारा डायरेक्टली कॉलम छोटी यूज करके ठीक है। लास्ट में एक टपल, टपल एक केस में आपको ये पता डिक्शनरी फॉर्म्स में सारी वैल्यूज की एंड इंडेक्स फॉर्मेट में सारा डाटा इटरेट रोज, इटरेट आइटम्स
integrate tuples in three different integrate tuples with indirectly defined जो भी कॉलम वैल्यू है यहाँ पर आपको कॉलम वाइज डाटा मिल रहा है और फर्स्ट केस में आपको रो वाइज डाटा मिल रहा है और ये जो रो है इस केस में डिक्शनरी वाइज डाटा नहीं मिल रहा है सीरीज वाइज डाटा आ सकता है तो इस केस में सीरीज फॉर्मेट में डाटा सीरीज इस केस में अगर हम देखें तो सीरीज फॉर्मेट में डाटा और इस केस में अगर हम देखें तो सीरीज वाइज डाटा नहीं है ये एक डिक्शनरी फॉर्मेट में डाटा बस बस तो आज हमने अभी तक वो है नल वैल्यूज वो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कैसे करेक्ट किया जा सकता है then हम देखा अगर नल वैल्यूज कॉलम या रो को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप एनी फंक्शन से यूज हो डिटेक्ट करने के लिए इन नल और नॉट नल और नहीं किया करेक्ट करने के लिए अगेन ब्यूटीफुल फंक्शन के हमारे पास विल एन ए ब्रेक्स एंड इंटर ब्यूटीफुल फंक्शन और ड्रॉप एन ए अगर हम रो या कॉलम को भी रिमूव करना चाहते हैं इसके लिए ड्रॉप एन ए में एक्सेस 0 या एक्सेस 1 बाय सकते हैं तो एक्सेस 0 करना है मींस रो राइट और सिंपल पैरामीटर है हाउ इक्वल टू और इसमें भी पैरामीटर है हाउ और में अगर सारे वैल्यूज तभी रोज और करेक्ट तो ये करेक्टली इसका आंसर वैल्यूज को डाटा एक्सेस करना है ठीक गुड apples with the date height. It will different content. But in functions are used by frame. You see that a frame is the value for use and ताक हम लिखने जा रहे हैं अगर टेक्स्ट डाटा हमारे पास अवेलेबल है तो कैसे या जस्ट अब सपोज ये काम है we column से काम करते हैं और इस केस में इन सभी डाटा को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है ऐसे केसेस में हम स्ट्रिंग के जो फंक्शंस होते हैं हमने यूज कर तो जैसे एडीएफ डॉट रेंज कॉलम में बदलता है आप लोअर फंक्शन यूज करेंगे तो यूज नहीं करते फर्स्ट आपको यहाँ पर स्ट्रिंग स्पेसिफाई करना देन आप लोअर तो दिस स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग का डाटा है और स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस को अगर यूज करना है तो विद इन द स्ट्रिंग आपके पास इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पर और इस इनबिल्ट फंक्शन को आप कर सकते हैं स्ट्रिंग रिलेटेड प्रोसेसिंग कर तो हमने नेम फॉरेस्ट को नोट कर लोअर केस में कन्वर्ट करके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसे रिप्लेस हमने कर दिया है सिमिलरली एक और फंक्शन है यहाँ पर स्प्लिट सो अभी पहले हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एंड फर्दर हम आगे बढ़ेंगे सो इस डाटा को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सेम इस
डाटा फ्रेम को ही क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम इसके बेस पर इस कहाँ एरर है? डाटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर नॉट प्रॉपरली कॉल्ड। डाटा, ओके, सो ये अब हमारे पास डाटा फ्रेम है। सो अब हम इस डाटा फ्रेम के बेस पर अब इसे प्रोसेस करना चाहते हैं। सो ये डाटा फ्रेम हमने क्रिएट कर लिया है। अब इस डाटा फ्रेम में किसी कॉलम को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे नेम। तो ये नेम का डाटा हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। अब इस डाटा को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम अगर लोअर फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इसे लोअर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लोअर में कन्वर्ट करने के लिए पहले str फंक्शन लेंगे एंड देन लोअर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो पहले स्ट्रिंग एट्रीब्यूट को कॉल करना होगा, देन उसके लोअर फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं। सिमिलरली str df डॉट नेम डॉट str डॉट अपर, अपर को यूज करके उस डाटा को अकॉर्डिंगली स्ट्रिंग अपर केस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन हमें ये डाटा ओरिजिनल डाटा फ्रेम में भी रिप्लेस करना है, तो हम इसके नेम कॉलम को df डॉट नेम डॉट str डॉट लोअर फंक्शन को कॉल करके उसे लोअर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका जो नेम है अकॉर्डिंगली वो लोअर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अगर अपर केस में कन्वर्ट करना है तो अपर केस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। सो जिस फॉर्मेट में भी आप चाहें उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग से रिलेटेड सारे फंक्शन कॉल करने के लिए फर्स्ट आपको str प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करना होगा। सिमिलरली हमारे पास स्प्लिट फंक्शन है। स्प्लिट फंक्शन की हेल्प से भी हम डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। तो जब भी स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन आपको कॉल करना है तो आपको str एज ए प्रीफिक्स अप्लाई करना होगा। जब भी स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं, स्ट्रिंग रिलेटेड इनबिल्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, डॉट str प्रीफिक्स वहां पर अप्लाई करना होगा। जैसे इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, स्प्लिट फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका यूज़ करके हम डाटा को अकॉर्डिंगली अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर नेम है और नेम टू पार्ट्स में है तो उसे फ्रेगमेंट करना है फर्स्ट नेम या लास्ट नेम में। ऐसे केसेस में हम स्प्लिट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। या फिर जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल को पहले समझ ले फिर हम लोग नेम वाले डाटा को भी ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पर एड्रेस कॉलम है, एड्रेस कॉलम है। सो एड्रेस कॉलम के केस में यहाँ पे स्प्लिट किया हुआ है ए के बेस पे। सो अगर ए के बेस पर इस डाटा को स्प्लिट करें तो हमारे पास क्या आएगा, नेम एंड GPUR। ये फर्स्ट नागपुर वाला डाटा स्प्लिट हो गया। सिमिलरली के देन NPUR एंड इस केस में स्मॉल ए के बेस पर हुआ है तो ऑल देन H देन B देन D। और इस केस में देखिए तो यहाँ पे यानी कि 3 बार ए आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और लास्ट केस में
KNNUNJ। सो इस पर्टिकुलर ए के बेस पे हमने इसे स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे 3 टाइम्स ए है, यहाँ पर एक बार ए है, यहाँ पर भी एक बार ए है। तो डाटा को हमने स्प्लिट कर दिया। तो एड्रेस कॉलम में जो फर्स्ट कॉलम है केवल वही वाली वैल्यूज यहाँ पर शो हो रही है। तो 0 नंबर कॉलम का जो डाटा है केवल वही डाटा यहाँ पर आया। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्प्लिट के अंदर ये एक प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड है, एक्सपेंड इक्वल टू ट्रू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सो अब सेम इसी डाटा को हम ले लेते हैं। df डॉट एड्रेस डॉट स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ दिस ए। ओ, हमने एस टी आर तो स्पेसिफाई ही नहीं किया। तो अगर एस टी आर प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे तो अकॉर्डिंगली इस टाइप का एरर यहाँ शो होगा। स्प्लिट फंक्शन को कॉल करना है तो एस टी आर डॉट स्प्लिट। सो ये डाटा हमारा स्प्लिट होकर के आ जा रहा है। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया था सेम वैसा ही आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट केस में दिल्ली है, यहाँ पे लगता है नागपुर है। ओके, इसीलिए ये डिफरेंस शो हो रहा है। फर्स्ट वन यहाँ नागपुर है और यहाँ हमारे यहाँ केस में दिल्ली है, और दिल्ली में कोई भी ए नहीं है तो हमारा डाटा स्प्लिट भी नहीं हुआ है। सो ये हमने स्प्लिट कर दिया। और इसी केस में अगर हम एक्सपेंड इक्वल टू ट्रू कर दें तो क्या होगा? सो अगर हम एक्सपेंड इक्वल टू ट्रू करते हैं तो यहाँ पे देखिए तो ये सब नए नए कॉलम बन गए। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम। और जबकि इसके अंदर सारा का सारा एक ही कॉलम में अवेलेबल है। सो ऐसे केसेस में अगर हम लिखते हैं डी एफ डॉट एड्रेस, तो डी एफ डॉट एड्रेस को अगर हम इससे रिप्लेस करेंगे तो ये एड्रेस वाला जो कॉलम है इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। और हमें किससे रिप्लेस करना है? ये फर्स्ट वाली वैल्यू से। तो हमने यहाँ पर एक्सपेंड ट्रू कर दिया और डी एफ डॉट एड्रेस कॉलम स्पेसिफाई करेंगे तो केवल एक ही कॉलम का डाटा वहाँ पर रिप्लेस होगा, बाकी का सारा डाटा कैप्चर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केसेस में जैसे हम इस डाटा को सपोज ले लेते हैं, पहले इस डाटा को लेके देखते हैं क्या होगा। तो df और हम यहाँ पर एक एड्रेस कॉलम बना देते हैं। तो अब df में देखिए क्या होगा। स्प्लिट होने के बाद जो वैल्यू आई सारा का सारा यहाँ रिप्लेस हो गया। लेकिन सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर इस डाटा को लेता हूँ और अब यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ, कहाँ पे प्रॉब्लम है? एक्सपेक्टेड वन डी एरे गॉटन एरे विथ 4 by 4। ओके, यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग कॉलम को ले लेते हैं। नया एरे क्रिएट नहीं हो पा रहा है। एड्रेस expand true, column must be same length as key। why this is not replaced? फिर से देखते हैं, ये हमारे पास डाटा फ्रेम है और df
एक्सपेंड करने से ये पर्टिकुलर डाटा आ रहा है। यहाँ पर भी 0 1 2 3 3 वैल्यूज, 4 वैल्यूज हैं। और एड्रेस को रिप्लेस करना चाहते हैं, सो रिप्लेस नहीं हो रहा, कॉलम मस्ट बी, क्या एरर है, कॉलम मस्ट बी सेम लेंथ एज की। हम्म, हम्म, प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, लेट मी। कॉलम मस्ट बी सेम लेंथ एज की। What is the possibility of error? सो यहाँ पर आपके पास स्प्लिट करने से ये 4 कॉलम्स आ रहे थे, और 4 कॉलम में फर्स्ट वाला कॉलम हम जस्ट रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने 0 नंबर कॉलम स्पेसिफाई कर दिया। तो जो फर्स्ट नंबर कॉलम है, जैसे यहाँ पर एन के ऑल और के आया, जैसे हमारे इस केस में जो डाटा था एन के ऑल, और जो कन्नौज में लगता है के ए है। ओके, ये फर्स्ट ए है, इस बेस पर यहाँ पे स्प्लिट हो गया, यहाँ पर स्प्लिट हो गया, यहाँ पर स्प्लिट हो गया, और यहाँ पर स्प्लिट हो गया। तो फर्स्ट कॉलम का डाटा अकॉर्डिंगली यहाँ पर रिप्लेस हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये अ, हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा ये फर्स्ट नंबर कॉलम का डाटा, क्योंकि एक्सपेंड जब हम कर रहे हैं तो ये मल्टीपल कॉलम्स यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो फर्स्ट कॉलम का डाटा हम यहाँ पर रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अगर हम एक्सपेंड ट्रू करते हैं तो ये मल्टीपल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, और बाय डिफॉल्ट एक्सपेंड फॉल्स होता है, तो सारा डाटा सेम कॉलम में रह जाता है। तो ऐसे ही अगर आपका नेम जो है ये जय कुमार, प्रिंस कुमार, गौरव वर्मा, अनुज सिंह, इस टाइप से है, और इसको आप स्प्लिट करना चाहते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में, तो अकॉर्डिंगली आप इस डाटा को स्प्लिट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम रिप्लेस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, और रिप्लेस के केस में जो भी 25 है, जैसे यहाँ पर हमने लिया 25, और ये 25 इसे वर्ड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या इस टाइप से कोई और भी रिप्लेसमेंट हो सकता है, तो हम यहाँ पर रिप्लेस फंक्शन की हेल्प से कोई भी वैल्यू को किसी और वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने रिप्लेस फंक्शन में देखा था। तो सेम यहाँ पर स्ट्रिंग का रिलेटेड रिप्लेस फंक्शन है, और इस रिप्लेस फंक्शन के बेस पर हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो ये हमारे पास ये एज कॉलम है, और इस कॉलम में
हम ये रिप्लेस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं और रिप्लेस में हमें ये 25 को अकॉर्डिंगली 25 में कन्वर्ट करना है, वर्ड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 25 है ही नहीं, यहाँ पर हमारे पास 27 24, ओके, कोई 25 वर्ड ही नहीं मिला इसमें। हम यहाँ पर 24 को कन्वर्ट कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंगली जो 24 हमें मिला उसे हमने यहाँ पर 25 में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर है, अभी हमने देखा कि कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं और यहाँ पर हम टू कॉलम्स को लाइक नेम और एड्रेस को ज्वाइन करके फिर यहाँ पर हम रिप्लेस करना चाहते हैं। यानी कि जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐसे टू डिफरेंट कॉलम्स है और इन दोनों को ज्वाइन करके हम नेम कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में हम str_cat फंक्शन की हेल्प ले सकते हैं। तो ये आपका कॉलम्स हो गया और जिसके बेस पर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हमने फर्स्ट जैसे यहाँ पर लिया कि हम एड्रेस और नेम को ज्वाइन करके, क्योंकि नेम हमारा एग्जिस्टिंग कॉलम था, तो हम नेम और कॉलम को ज्वाइन करके फिर से नेम कॉलम को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो नेम और एड्रेस को हमने ज्वाइन किया। सो फर्स्ट हमने एड्रेस की कॉपी यहाँ क्रिएट कर ली, तो एड्रेस कॉलम का कॉपी हमने ले लिया। अब हम नेम कॉलम और न्यू यानी कि एड्रेस, ये क्या है, एड्रेस, इन दोनों ही कॉलम को ज्वाइन करना चाहते हैं और बीच में क्या चाहते हैं, सेपरेटर, कॉमा। इन दोनों ही कॉलम को हम ज्वाइन करके, इन दोनों ही कॉलम को हम ज्वाइन करके कॉमा के बेस पर यहाँ पर डाटा को रिप्लेस कर सकते हैं और जो डाटा ज्वाइन होकर के आया उसे हम किसी भी फर्दर न्यू कॉलम में भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम ले, सो यहाँ पर हमारे पास है एड्रेस एंड द नेम। सो यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं df.name.str.cat और अब हम यहाँ पर ये df.address कॉलम को लेना चाहते हैं और हमारा जो सेपरेटर है वो यहाँ पर आप कोई भी कैरेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने हैश स्पेसिफाई कर दिया। तो ये फर्स्ट नेम और हैश देन एड्रेस वाला डाटा, तो ये डाटा हमारे पास आ गया और ये सिंगल कॉलम का डाटा है। अब इस सिंगल कॉलम के डाटा को कहाँ रिप्लेस करना चाहते हैं, तो एक न्यू कॉलम, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी ऐसा ही हो सकता है और हैश की जगह कॉमा भी या स्पेस भी स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो इस डाटा को हम न्यू नेम में स्टोर करना चाहते हैं। सो डाटा फ्रेम के अंदर हमने दोनों ही कॉलम को ज्वाइन करके एक नया कॉलम प्रिपेयर कर लिया। तो सेम ऐसे ही हम स्प्लिट भी कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो स्प्लिट एंड कैट फंक्शन का यूज यहाँ किया जा सकता है। सिमिलरली एक लास्ट फंक्शन है यहाँ पर स्ट्रिप। स्ट्रिप फंक्शन का मेन पर्पज है वाइट स्पेसिस को रिमूव करना, यानी किसी कॉलम में एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं तो उन एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करने के लिए हम स्ट्रिप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और एल स्ट्रिप। आर मीन्स राइट, एल मीन्स लेफ्ट। तो लेफ्ट और राइट फंक्शन का यूज यहाँ पर किया जा सकता है। सो यहाँ पे जस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पर हमने इस नागपुर जंक्शन को एक ऐसे वर्ड से रिप्लेस कर दिया है जिसके अंदर यहाँ पर भी स्पेस है और यहाँ पर भी स्पेस है। तो हमने एग्जिस्टिंग डाटा में इस स्पेस वाले वर्ड को यहाँ पर दे रिप्लेस कर दिया है। सो अगर हम रिप्लेस करने के बाद अगर हम चेक करें तो इस में जब हमने स्ट्रिप फंक्शन को अप्लाई किया तो स्ट्रिप फंक्शन स्टार्टिंग यानी कि जो लेफ्ट में है और जो राइट में है दोनों जगह के ही स्पेस को अकॉर्डिंगली वो रिमूव कर दे रहा है। तो स्ट्रिप फंक्शन दोनों यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों जगह के स्पेसिस को रिमूव कर दे रहा है। तो इस केस में आप किसी से भी कंपेयर करेंगे तो सभी केसेस में जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा और इसका रीजन क्या है, स्ट्रिप फंक्शन ने लेफ्ट
और राइट दोनों साइड के स्पेसेस को रिमूव कर दिया है। तो आपके नेम के अंदर स्पेसेस इंसर्ट करने के बावजूद यहाँ पर कहीं पर भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है। सो ये कुछ फंक्शंस हमने देखे, बट दिस इज नॉट द ओनली फंक्शन। पांडास में स्ट्रिंग के साथ बहुत सारे फंक्शंस हैं। सारे फंक्शंस को तो कवर अप नहीं किया जा सकता, लाइक दिस इज द फ्यू फंक्शंस। और ये सारे फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को यूज़ किया जा सकता है किसी भी डाटा फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, इनमें से कुछ फंक्शन 4-5 फंक्शंस तो मैंने आपको बताए हैं, बाकी के फंक्शंस कवर अप कर पाना पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द फंक्शन। और कुछ इनका यूज़ करके कैसे इसको प्रैक्टिकली यूज़ किया जा सकता है, ये कल के सेशन में हम फर्दर इसे देखेंगे। तो कल एक असाइनमेंट सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हम इन फंक्शंस की हेल्प से कुछ डाटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो मैं वो CSV फाइल और क्वेश्चन शेयर कर दूंगा ताकि आप उसे एक बार प्रैक्टिकली करके देखें, और कल के सेशन में उन सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज द टुडेज सेशन। अगर किसी का कोई क्वेरी हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। Okay, then I'm closing the session.